Welcome, my dear students, to the social science lecture. Now we will continue with the political science chapter first. As in the last lecture, we studied the political maturity and right to vote, the two subtopic of democracy. Now we will move to the third and the fourth subtopic of the democracy, that is the decentralization of democracy, and RTI, that is right to information. Decentralization of democracy. Underline the word decentralized. Divide it into the two part, D and centralized. D means नेगेटिव पार्ट होता है, जैसे आपको मालूम है डीमेरिट हो या डिसएडवांटेज हो, तो ये सबसे डी मतलब नेगेटिव हो गया. और सेंट्रलाइज का मतलब होता है सेंटर, और डिसेंट्रलाइज मतलब हो गया उसको डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो. तो पहले इंडिया के अंदर क्या था, सेंट्रलाइज रूल था, यानी ब्रिटिश चाहे वो कोलकाता में सेटल हो, उसके बाद दिल्ली में सेटल हो, वहीं से रूल करते थे. अलग अलग गवर्नमेंट को अलग अलग जगह से रूल करने का पावर था नहीं. लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इंडियन गवर्नमेंट ने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसके अंदर डेमोक्रेसी के अंदर रूल बनाया गया कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑफ पावर है. अगर गांव ग्रामीण होगा, अगर कोई भी विलेज होगा, तो वहाँ पे सरपंच हो या फिर वीडियो हो, ग्राम सेवक हो, उनका रूल होगा. रूल मतलब वो सर्विस देंगे, उनके पास उनकी खुद की राइट्स होगी जो गवर्नमेंट के थ्रू दी गई है. उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट का अपना पावर होगा वहाँ पे. उसके बाद जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, उसका खुद का अलग पावर होगा. तो हर एक को अलग अलग पावर अपने अपने डिवाइड कर दिए गए हैं. Separation of duties and separation of power, that is known as a decentralization of power. So decentralization of power is central to democratic government. मतलब ये सबसे बड़ा मेन सेंटर पॉइंट है हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का. Decentralization control the misuse of power and also create the opportunity for the political participation of the common people. अगर जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर एक फैमिली के अंदर एक ही पर्सन के पास सारी राइट्स रहेगी, तो बाकी के पर्सन जो है वो या बाकी के फैमिली मेम्बर्स जो है वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज एन वेडिंग in a family, then the work was divided between the different family members. Each and every person gets some kind of different works, so they were authorized to the particular work. तो उनको सब लोग क्या करेंगे, उस इंटरेस्ट के साथ उसको काम करेंगे. यदि अगर एक एग्जाम्पल है कि एक ही पर्सन को सारे काम दे दी जाए और उसको कहे कि तुम ही ऑर्डर करो सबको काम करने के लिए, तो वो कोई काम करने वाला नहीं है. तो इसका मतलब क्या है, हमें पावर्स को डिवाइड करने से एक चीज़ का बेनिफिट होता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ गया कॉमन पीपल का. Now, the directive principle of the state policy, DPSP जिसको बोलते हैं, अंडरलाइन कर लो. डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब जो डायरेक्ट किया जाता है कि तुमको क्या काम करना है. जैसे एग्जाम्पल है, आपको स्कूल के अंदर एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है कि सुबह 7 बजे आते ही आपको प्रेयर करना है. उसके बाद फर्स्ट लेक्चर आपके क्लास टीचर का होगा. उसके बाद कौन सा टाइम टेबल दिया जाता है. वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट की पॉलिसी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको वर्क करना पड़ता है. So the directive principle of state policy include what things are included in the DPSP? Underline the provision for the democratic decentralization. उनके पास भी, यानी जैसे सेंटर के पास पावर को डिवाइड करके स्टेट में दिया गया, उसी तरह स्टेट के अंदर भी पावर को डिवाइड करके लोकल लेवल पे दिया गया. तो ये प्रोविजन DPSP में भी दिया गया है. One such important provision is regarding the empowering the local self government. इसके अंदर एक प्रोविजन है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, यानी कि ग्राम पंचायत हो या जिला परिषद हो, उनके लिए एक प्रोविजन दिया गया था. आफ्टर इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्नमेंट मेकिंग जेन्यून डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एज अ रियलिटी, तब जाके वो जो हम डेमोक्रेसी जो वर्ड कहते थे वो रियलिटी में दिखने लगा. वो प्रोविजन DPSP में किया गया. वो प्रोविजन कौन सा था वो देखेंगे आगे. After independence, the several attempts were made towards the democratic decentralization, and one such important step is that 73rd and the 74th amendment to the Indian Constitution, which gave the constitutional status to the local self-governing institution and increased their power. अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या था. 73rd और 74th अमेंडमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी
इन दोनों के बीच में। जो 73rd है वो दिया गया ग्राम पंचायत को, और 74th अमेंडमेंट जो है वो दिया गया म्यूनसिपालिटी को। जैसे आप एग्जांपल देखते रहोगे, नाला सोपारा हो या फिर विरार हो या फिर भाईंदर हो, बोरीवली हो, यहाँ पे आपने देखा रहेगा अलग अलग म्यूनसिपालिटीज़ हैं। जैसे नायगांव वसई म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, नाला सोपारा विरार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो ये डिवीजन है, ऐसा नहीं ना कि पूरा मुंबई से ही कंट्रोल किया जाता। तो ये डिवीजन से क्या हो गया, वर्क बराबर प्रॉपर होने लग गया। लोग अपने अपने एरिया में अपने हिसाब से उस वर्क करने लगे, जिससे ये हुआ कि एरिया का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने लगा। इसी तरीके से पहले जो सरपंच हो या फिर ये हो, इनको डायरेक्ट जिला परिषद से वर्क लेके आना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ 73rd अमेंडमेंट के बाद, कि इनके पास जो वर्क हो या डायरेक्ट जो भी एक्टिविटी हो, ये खुद अपने हिसाब से गवर्नमेंट से लेके आ सकते हैं। तो ये एक अच्छा अमेंडमेंट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको बोलते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 73rd और 74th क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे पहले और भी बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए। जो ये अमेंडमेंट किया गया, जब ये अमेंडमेंट किया गया तो उसका नंबर ये था 73rd और 74th। तो ये नंबरिंग के हिसाब से, इनका नाम नहीं है ये अमेंडमेंट का, ये नंबरिंग है, ठीक है। इससे पहले 72 अमेंडमेंट हो चुके थे, 73rd और 74th अमेंडमेंट ये किया गया, इसके लिए इनको कहा जाता है इट वॉज एन 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 73rd और 74 अमेंडमेंट का बेनिफिट क्या था, क्यों किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, विच गेव एन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो इंक्रीज देयर पावर। होप यू अंडरस्टैंड। Now, my dear students, please understand the part which is written in these boxes. You have to read by your own, because if we continue with this and then the lecture will be expand more. So you have to study the box part by your own. And if you have any kind of doubt in this explanation, then you can ask the question in the next lecture. Then I will explain you this part also. The last part of the democracy, that is the RTI. RTI means the Right to Information 2005. This act was came into year 2005. Citizen empowerment is the essential condition of the democracy. It is necessary to create opportunity for the citizen participation and interaction with the government. अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये RTI होता क्या है, RTI क्यों लाया गया। RTI का मतलब होता है वेन एवर एनी पर्सन नीड द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट। आपको कोई भी वर्क का या फिर कोई भी एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस RTI के थ्रू ले सकते हो। जैसे एग्जांपल है, आपके एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो या फिर आपके एरिया में कोई भी लाइब्रेरी हो, म्यूजियम हो, वहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर होता है, क्या चीज़ का वर्क होता है, ये चीज़ आप इन्फॉर्मेशन RTI के थ्रू ले सकते हो। बट इस RTI के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए। जैसे कि कुछ सीक्रेट चीज़ें होती गवर्नमेंट की, आर्मी के बारे में डिटेल हो या फिर एग्जांपल आपके फाइनेंस के बारे में डिटेल हो, इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल हो, ये सब आप नहीं मांग सकते। आप वही चीज़ें मांग सकते हो जो गवर्नेंस के अंदर आती हो, यानी आपके पब्लिक वर्क के अंदर जो आती हो वो एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। इसके लिए RTI बनाया गया 2005 में, और ये RTI का फॉर्मेशन किया गया था मनमोहन सिंह ने, बाय प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। Citizen empowerment is an essential condition of democracy. It is necessary to create the opportunity for the citizen participation and interaction with the government. Third one, increase the communication between the citizen and the government that help in strengthening the democracy and in building a relationship of trust between them. मतलब इससे RTI से ये हुआ कि गवर्नमेंट और पीपल के बीच का जो रिलेशन था, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच का, ये रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गया। अगर आप जैसे एग्जांपल है, स्टूडेंट कुछ चीज़ पूछे और टीचर उसका आंसर दे दे, तो टीचर स्टूडेंट्स के बीच का रिलेशन क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है ना। और अगर टीचर कुछ पूछे और स्टूडेंट आंसर दे दे तो उससे भी अच्छा रहता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट और पीपल के, यानी गवर्नमेंट और जनता के बीच में ये चीज़ के और ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छा हो गया। यानी रिलेशनशिप किस में हो गया, ट्रस्ट वर्दी हो गया। कौन सा रिलेशन हो गया, ट्रस्ट वर्दी। Next one, citizen has the right to know about the functioning of the government, and the government of India has the right, gave the right to information to the citizen of India to
एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है, एकदम क्लियर कट, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड द अकाउंटेबिलिटी विच आर द हॉलमार्क ऑफ अ गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट काम करती है वो एकदम सही होना चाहिए, तो उसको गवर्नेंस कह सकते हो। ये गुड गवर्नेंस है, एकदम सही तरीके से बताना। जैसे एग्जाम्पल है, अभी एक एग्जाम्पल, अभी जो एपिडेमिक के टाइम पे जो 20 लाख करोड़ हो या फिर 10 लाख करोड़ हो, जो भी अमाउंट गवर्नमेंट निकालती है, ये गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कहाँ किया, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप आरटीआई के थ्रू ले सकते हो। आपके एरिया में अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है उसके ऊपर कितना एक्सपेंडिचर होता है, क्या फंडिंग आती है, ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, ओनली ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, हाँ, प्राइवेट स्कूल का एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा वहाँ पे, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है अपनी पीपल को, यानी अपनी जनता को, ताकि वो इंश्योर कर सके क्या, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, किसकी, गुड गवर्नेंस की। ठीक है, जो एक हॉलमार्क है, हॉलमार्क यानी एक टैग है एक अच्छी सरकार होने का। ठीक है, नेक्स्ट वन, राइट टू इंफॉर्मेशन हैज मेड द गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट एंड रिड्यूस द एलिमेंट ऑफ सीक्रेसी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। इससे क्या हो गया, जो गवर्नमेंट पहले सीक्रेट रखती थी, कुछ भी पैसा पता नहीं चलता था कहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर हो भी रहा है तो पब्लिक बोलती थी कि नहीं यहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं, हमको पता ही नहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ चीज़ें रही नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है उस हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन वो आरटीआई एक्ट के तहत नेट पे इंफॉर्मेशन डाल देती है, जिससे आप अगर एप्लीकेशन के थ्रू आप वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आफ्टर द ईयर 2000 द होल अप्रोच टूवर्ड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हैज़ चेंज। 2000 के बाद ये सारी चीज़ें जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में है वो टोटली चेंज हो गई। कैसे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर कंसीडर एज, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जो होते हैं वो क्या कंसीडर किया जाता है उनको, एज अ राइट ऑफ सिटीजन। अब इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड करें। डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रिफॉर्म हो वो इस तरीके से रिफॉर्म किए जाए ताकि वो रिफॉर्म करने के बाद, यानी वो जो चेंजेस, रिफॉर्म का मतलब होता है चेंजेस, रिफॉर्म, उसको वापस चेंज करके बनाओ, तो उसको ऐसे चेंजेस हो ताकि वो ऐसे साबित हो जाए कि वो एक राइट है, राइट यानी हक है किसका, सिटीजन का। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म आर कंसिडर्ड एज द राइट्स ऑफ द सिटीजन। अकॉर्डिंगली, उसके तहत, अकॉर्डिंगली द सिटीजन इन इंडिया हैव गॉट द राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी। ये जो 3 राइट्स जो रिफॉर्म्स किए गए 2000 के बाद, ये एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स है और ये कंसिडर हो गए राइट ऑफ सिटीजन। कैसे, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मिलना ये भी इनके लिए राइट हो गया। सेकंड वन है राइट टू एजुकेशन, इन्हें एजुकेशन भी मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन आपको मालूम है इंडिया के अंदर 14 ईयर्स तक मिलती है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट स्कूल में अगर एडमिशन लेते हो तो। एंड फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी मतलब आपको अगर जैसे राशन शॉप है, पीडीएस शॉप है ना, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, राशन शॉप्स है, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट ने एज अ राइट दिया, यानी आपका हक है इस तीनों चीज़ों पे। दिस राइट हैज स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन आवर इंडिया। और ये तीनों चीज़ों ने जब हमारे इंडिया में आया तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी है इसको स्ट्रेंथ करने में, यानी इसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखो, डू यू नो में एक चीज़ है, ये पैराग्राफ, ये जो बॉक्स है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब ये जो 10 साल 20 साल बाद जो है, इंडिपेंडेंस के 10 साल बाद, प्रोग्रेस वर मेड टुवर्ड मोर एंड मोर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंडिया। 10 साल तक पहले ये सोचा गया कि इंडिया का डेवलपमेंट कैसा किया जाए, ये चीज़ें, लेकिन उसके बाद ये सोचा गया कि इंडिया की जो गवर्नमेंट को है और ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाए। हाउएवर इन द प्रोसेस, ये प्रोसेस चलने के टाइम, सिटीजन वर कंसिडर एज एन बेनिफिशियरी, सिटीजन्स को क्या कंसिडर किया गया, बेनिफिशियरी कंसिडर किया गया। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डेवलपमेंट इज कंसिडर एज द राइट्स ऑफ सिटीजन। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो राइट्स ऑफ सिटीजन बन जाए। एंड इन दिस ओपिनियन हाउ विल दिस अप्रोच चेंज द रिलेशन, ये आपका क्वेश्चन है, हाउ दिस अप्रोच विल चेंज द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। आपके ओपिनियन के हिसाब से अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि जो भी हम चेंजेस करें वो पब्लिक के लिए हो, तो उससे रिलेशन कैसा रहेगा गवर्नमेंट के बीच में और सिटीज़न के बीच में। आप ये सोच के अपने हिसाब से आंसर फ्रेम करके रखें, जब क्लास चालू होगा तो मैं ये आंसर्स आपसे पूछूंगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी।